हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है साइंस के कुछ किया था और जो है आज अभी हम करेंगे जो कि 45 से होगा। ठीक है, 46 से होगा। 45 तक तो हमने किया था, लेकिन आगे जब हम साइंस का वीडियो देखेंगे तो आगे समझेंगे। बस दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है जो अच्छे से एग्ज़ाम दें आप लोग। फुल मतलब जो है तैयारी अच्छे से करें, जो कि आगे एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम समझते हैं 41 से। 46 से तो 45 तक हमने कंप्लीट किया था, लेकिन हमको बताना है 46 से। ठीक है, 46 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? आपका ऑप्शन जो होगा वो 40 सेट 1 का जो 46 क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप कि इसमें जो है जनित्र है, मोटर है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। तो देखिए, अगर यदि हम मोटर की बात करते हैं तो वो क्या करता है? मोटर किसी भी विद्युत धारा को लेता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दूसरा बात करते हैं एमीटर, वो धारा को मापता है। और अगर यदि हम गैल्वेनोमीटर, वो वोल्ट मीटर को मापता है। तो समझिएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके लिए एकमात्र बचता है, जनित्र। जनित्र जो है वो जो है, अगर यदि हम कहें विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? जनरेटर, जिसको हम कहते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? जनित्र। क्या होगा? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करेगा? जनित्र करेगा। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करेगा? जनित्र करेगा। ठीक है, उसके आगे जब हम देखते हैं 47 नंबर, तो उसमें क्या कहता है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। मतलब कहा जाता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब क्या कि हमको मतलब जो है कि वो अपने आप मिले, एक नेचुरल सी चीज़ों से हमें मिले। तो पारंपरिक स्रोत यही कहने का मतलब है ऊर्जा का। जैसे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, एक पवन ऊर्जा दिया हुआ है, एक सौर ऊर्जा दिया हुआ है, एक कोयला दिया हुआ है, एक बायोगैस दिया। लेकिन सौर ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, वो नेचुरल सी चीज़ें और वो हर वक्त हर दिन हमको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या? सूर्य की रोशनी। अगर यदि हम बात करें सौर ऊर्जा, तो सूर्य की रोशनी की अगर यदि हम बात करें तो ये होता है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो होगा वो सौर ऊर्जा होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और आगे समझते हैं कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बोल रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो देखिए, कांच के समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण, मान लिया जाए कोई भी एक मतलब जो है श्वेत किरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कांच का ये पट्टी हुआ, ठीक है, इस पे से कोई श्वेत किरण डाले। तो जब आप जानते हैं, जब हम श्वेत किरण डालते हैं तो बताइएगा उस पर क्या किया जाता है। अगर यदि हम कोई टेढ़ा प्रकाश ले लें, जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश डाला, इस पे जो है अभिलंब बना, तो ये जो प्रकाश अपवर्तन होगा या तो वो इधर मुड़ जाएगा, मतलब जो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, या तो अभिलंब से दूर चल जाएगा। तो आप जानते हैं कोई भी प्रकाश जब अपवर्तन होता है तो वो विचलन होगा ही होगा। विचलन कहने का मतलब वो अपने पथ से हटेगा ही हटेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? विचलन हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ठीक है, आगे हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ऑप्शन में आपको दे देते हैं। ऑप्शन समझिएगा बात को। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वो 220 मतलब कहा जाता है 220 वोल्ट के दिष्ट धारा पर और है 220 वोल्ट पर एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये अगर यदि आप कहें तो डीसी। ठीक है, या अगर यदि कहें 12 वोल्ट पर जो है डीसी और 12 वोल्ट पर एसी। आप जानते हैं कि कोई भी जो है अल्टरनेटिंग करंट, हमारे जो घरों में बिजलियां आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो हम समझते हैं सबसे ज़्यादा जो ये है तो 220 वोल्ट जो है अल्टरनेटिंग करंट आता है। डीसी तो नहीं आएगा। डीसी कहाँ होता है? बैटरी में होता है। तो हम जानते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसमें जो है सी नंबर में था, इसलिए हम यहाँ सी लिख रहे हैं। ठीक है, सी नंबर में ये ऑप्शन था 220 वोल्ट। सी नंबर में ऑप्शन क्या था? 220 वोल्ट। आगे है जस्ता का परमाणु संख्या क्या है? जस्ता का Zn मतलब उसका जो संकेत होता है Zn होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। इसमें जो ऑप्शन है आपका कितना नंबर है? डी नंबर है। 50 का कितना नंबर है? डी नंबर।
आगे है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसको हम धोबिया, धोबिया कहने का मतलब है जो धोने होने के काम में, कपड़ा उपड़ा धोने के काम में जो सोडा होता है उसी को हम धोबिया सोडा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 एंड 10H2O। ये जो है आपका क्या कहलाता है, धोबिया सोडा, धोवन सोडा। देखते ना धोबिया लोग को जो है मतलब जो है कि बहुत सोडा ला के धोता है, सरफ से धोते धोते तो इसका मतलब ही हो जाएगा तो धोवन सोडा किसको कहेंगे, NaOH, 10H2, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 51 छूटा हुआ है, हाँ 51, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 52 की जब हम बात करते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल कहने का मतलब जो सबसे अधिक क्षार को उत्पन्न करता है, सबसे अधिक क्षार ये होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है NaOH है, MgOH है, MgOH का होल 2 है, या जो है अगर यदि आपका NH4OH है, या ये है, या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना है, सबसे ज़्यादा क्षार ये कौन होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न को जब हम देखते हैं तो अगला प्रश्न हेमेटाइट। हेमाटाइट आप जानते हैं कि आपको ये मतलब जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लोहा का संकेत क्या होता है। आप जानते हैं Fe होता है या नहीं। तो लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। अब अगर यदि हम बात करते हैं Fe, जो इसका एक अयस्क का नाम बात करें हम, तो वो आपका हेमाटाइट हो गया। कौन सा हो गया, हेमाटाइट। ठीक है, एक हेमाटाइट हो गया। क्या हो गया, हेमाटाइट, इसका एक अयस्क का नाम है, इस लोहे का हेमाटाइट है, जिसको हम हेमाटाइट के, जिसको इसमें बोल रहा है हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो आपको याद रखना है किसका है, मतलब जो फेरस का, कहने का मतलब लोहा का जो है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जब हम देखते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का फैन उत्प्लवन विधि द्वारा, फैन उत्प्लवन विधि द्वारा क्या किया जाता है कि उसको जो है किसी भी मतलब जो है घोल बना देता है। ठीक है, घोल बनाने के बाद उसको नहीं देखते हैं कि कभी झाग टाइप का ऊपर उठने लगता है, और झाग टाइप का, इसी को हम कहते हैं फैन उत्प्लवन विधि। जो भी झाग टाइप का उठता है उसको ऊपर उठा लिया जाता है, उसी को हम फैन उत्प्लवन विधि कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका वो डी नंबर हो जाएगा। 54 का कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है अभिक्रिया। इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, विस्थापन, उदासीकरण। देखिए अभिक्रिया को हम लिखते हैं 2Zn + O2, और ये जो बनाता है 2ZnO बनाता है। ठीक है, तो आपका जो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये उपचयन क्रिया कहलाता है। उपचयन कौन सा क्रिया कहलाता है, उपचयन। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है ग्लूकोज का पूछा गया। तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता ही होगा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में या किसी भी चीज़ में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। C6H12O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों। देखिए अम्ल जब आप जानते हैं, अम्ल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो मान लिया जाए इस पर तो चार्ज हुआ ना, मतलब जो है मान लिया इस पर तो चार्ज हुआ ना, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव ये चार्ज हुआ। तो अगर यदि हम बात करते हैं अम्ल का जो विलयन होगा वो विद्युत का संचालन करेगा, विद्युत का क्या करेगा, संचालन करेगा। जिसमें अगर यदि आपको ऑप्शन में है, याद रखिएगा कि एक विलय होता है, विलय, दूसरा है अविलय, तीसरा है आयन के हिसाब से, आयन मतलब यही पावर जो देखें आप, आयन के हिसाब से, या चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन कौन लगाना है, 3 नंबर। याद रखिएगा अम्ल में विद्युत का संचालन जो होता है वो किसके कारण होता है, आयन के कारण। आपका सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है लिथियम के वाहनतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। लिथियम के वाहनतम सेल में ध्यान से समझिए,
लिथियम, लिथियम का क्या होता है, लिथियम Li3 होता है। देखिए लिथियम का संकेत क्या होता है, Li, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 3 होता है। आप जानते हैं जब किसी भी अष्टक में जैसे देखिए 2, 8, 8 उसके बाद 18 होता है, तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 2 रखेंगे ही, मान लिया जाए ये बॉक्स बना दिया गया, इसमें 2 रहना चाहिए, इसमें 8 रहना चाहिए, इसमें 8, इसमें 18 रहना, तो 2 यहाँ तो रह गया, लेकिन बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 72 कक्षा में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा सबसे 58 का जो है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को जब हम देखते हैं आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, आवर्त सारणी में सबसे शून्य समूह का तत्व कौन है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है हीलियम, कौन सा, हीलियम। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखिएगा जब जल में मान लिया जाए ये हुआ आपका एक बीकर ले लेते हैं, कोई भी बर्तन ले लेते हैं, उसमें दो रड डालते हैं। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा इसमें विलयन डाल देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो कहा जाता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। मतलब जो है कैथोड और एनोड, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं इस बात से कि कोई भी विद्युत धारा जब हम डालते हैं, ठीक है, विद्युत धारा जब डालते हैं तो क्या कहा जाता है कि इस कैथोड पर से जो है कौन सा है, मतलब जो है तत्व होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन में था ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन और नन ऑफ दी, तो आप याद रखिएगा कौन सा, हाइड्रोजन याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन 61 का सी हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, 60 का हो गया, 60, हाँ 61 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 का छूट गया, इसको हम बताते हैं। देखिए निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब है कि जो आयन जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसका जो पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए समझते हैं इसको कैसे। एक आता है आपका फ्लोरीन, एक आता है आपका पोटेशियम, एक आता है आयोडीन, एक आता है सोडियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है वो किसका ज़्यादा होता है, एफ का मतलब फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे शरीर का पीएच मान जो है वो कितना होता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 से कहाँ तक होता है, 7.8 तक। अब ये क्या होता है इसको समझिएगा, 7.0 से 7.8 ये पीएच मान क्या होता है। देखिए आपको ऑप्शन में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा जो उदासीन विलयन होगा, उदासीन कहने का मतलब है कि कोई स्वाद नहीं हो उसका, आपको इस तरह पहचानना है कि कोई स्वाद ना हो, तो वो 7.0 जो होता है वो कोई स्वाद मतलब उदासीन होता है। अगर कहेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन कहेगा अम्ल विलयन तो 7 से कम, 7 से कम अम्ल का कहेगा, तो देखिए अम्ल, उदासीन और क्या क्षार, तो क्षार का कहेगा तो 7 से ज़्यादा, लेकिन अम्ल का कहेगा तो 7 से कम, लेकिन उदासीन का कहेगा, न्यूट्रल का कहेगा तो आपको बताना है 7। याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कि अगर यदि अम्ल का पीएच मान पूछा, अम्ल का पीएच मान पूछा तो 7 से कम। अगर यदि उदासीन का पूछा, अगर उदासीन का पूछा तो 7 के बराबर, 7 में एकदम 7 हो जाएगा, कंफर्म 7 हो जाएगा। और उसके बाद आगे जो अगर यदि हम क्षार की जब हम बात करते हैं तो क्षार जो हो जाएगा वो 7 से क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, ध्यान से समझिएगा कौन अम्ल है। अभी हमने बताया कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा। 62 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर। ठीक है, और 63 का जब हम देखते हैं तो निम्नांकित में कोई यौगिक कौन अम्ल है। सबसे पहला लिखते हैं Na2O, दूसरा लिखते हैं CuO, और जो है तीसरा जब हम लिखते हैं तो इसमें आता है आपका CaOH का होल 2, और जो है चौथा जो निकलते हैं H2SO4। तो इसमें याद रखिएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक, नाम लिख लीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 के नाम से जानते हैं, और यही हमारा अम्ल है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा।
63 का कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, समझिएगा। संश्लेषित कहने का मतलब है सिंथेटिक। तो इसका जो ऑप्शन है बता देते हैं, इसका जो ऑप्शन है आपका जो है, एक हल्दी है, एक लिटमस पत्र है, एक मेथिल ऑरेंज है या लाल पत्ता गोभी। तो आपको याद रखना है संश्लेषी सूचक जो होता है, ये बार बार पूछा भी जाता है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज कौन सा संश्लेषित सूचक, मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर है। ठीक है, अब जो है अगर यदि हम 65 नंबर देखते हैं तो कॉपर पायराइट, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है, CO2 जो है H2O से जल बनकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। इसमें ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा नहीं क्योंकि H2SO4 है, उसमें सल्फर होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक भी नहीं बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनेगा। कौन सा बनेगा, कार्बोनिक अम्ल। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। अगर यदि कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल ये दोनों को मिलाया जाए तो वो बनाएगा कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। आगे है कॉपर पायराइट का सूत्र, ध्यान से समझिए। कॉपर पायराइट इसको रट लीजिएगा, CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का सूत्र है जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर। कॉपर पायराइट याद रखिएगा, बोलिए कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है कौन सा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में बोला गया, तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना। मुक्त अवस्था में जो है सोना पाया जाता है। जो याद रखिएगा, मुक्त अवस्था, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, सोना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। अगर यदि देखें तो सबसे पहला है जिंक, दूसरा है Ag और Au है, उसके बाद Cu है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। 68 का क्या हो गया, ए हो गया। 68 का क्या हो गया, ए हो गया। अगला है 69, किस अधातु के बाहंतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। देखिए बाहंतम सेल में कितना हो सकता है, अभी हम आपको बताएं कि 2, 8, 8 और 18। बाहंतम सेल में कितना, इसमें तो 2 ही हो सकता है, 2 से कम होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा, इसमें तो या तो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा क्या, 8 होगा क्या, हाँ 8 हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें भी वही होगा, 18 तक ये जाएगा। तो याद रखिएगा बाहंतम सेल में ये हो सकता है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन में है कि 3, 4, 5, 6 और है अधातु पूछ रहा है ना। अधातु में याद रखिएगा आप में जो है धातु में जो ये सारा हो सकता है, लेकिन अधातु में 3, 4, 5, 6 बस यही हो सकता है। अधातु के बाहंतम सेल में 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब है 70 नंबर। पीतल जो होता है वो किस किस चीज़ का बना होता है। पीतल जो मिश्रण होता है वो पीतल जो होता है वो कॉपर का होता है। देखिए कॉपर और जिंक का मिला होता है, कॉपर और किसका होता है, जिंक का मिला होता है, Cu+Zn। ये दोनों को जब आप मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा, पीतल बनेगा। तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन समावयवी है। तो याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, जिसको कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा समावयवी कौन है, एथिल अल्कोहल लिख देते हैं हम, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, डायमेथिल ईथर। तो याद रखिएगा ये दोनों मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा। एक IPSC नाम पूछा गया, IUPSC CH3O C2H5। ठीक है, देखिए ओ अगर यदि इस तरह लगा रहे तो इसको बोलना है ईथर। ओ अगर यदि इस तरह लगा रहे तो ईथर। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया एथाइल, जिसको हम एथिल कहते हैं, एथिल, और ये हो गया मेथिल, ये हो गया आपका क्या, मेथिल।
तो एथिल मेथिल इसको क्या बोले, ईथर, तो एथिल मेथिल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी नंबर है। ठीक है, चलिए अब 73 में चलते हैं कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में रहता है Fe3, ये ऑप्शन नंबर ए में रहता है Fe3O4। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर, लोहे का जब भाप से, भाप कहने का मतलब किसी भी ऑक्सीजनित चीज़ों से कराते हैं तो वो जो है ये बन जाता है फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो Fe कहाँ था, हाँ Fe3O4 मतलब जो है लो ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब देखते हैं, अगर यदि हम बात करते हैं 74 में, तो एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। देखिए आप जानते हैं परमाणु संख्या 16 है। 16 किसका होता है 16 किसका होता है भाई, मतलब जो है सल्फ़र का होता है। सल्फ़र का S16 होता है। सल्फ़र का क्या होता है, संकेत S होता है और उसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 6C नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, आगे है निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी हम आपको बताए थे H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता। तो याद रखिएगा Zn करता है, दूसरा जो है आपका लोहा करता है, तीसरा Cu नहीं करता है। तो याद रखिएगा कॉपर नहीं करता है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, जो मतलब जो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आगे है एक मिश्र धातु में, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 90% क्या है, कॉपर है, 90% क्या है, कॉपर है, और 10% टीन है, 10% जो है वो टीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो 10% क्या है, टीन है। तो इसलिए ये दोनों को जब हम मिलाएंगे, तो आपका जो बनेगा वो ब्रॉन्ज बनेगा। टीन और अगर यदि हम कॉपर को मिलाते हैं तो याद रखिएगा वो आपका ब्रॉन्ज बनेगा। क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस हम देखें, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर बनाता है। जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaHCO3 सोडियम NaOH ना, हाँ ये है, इसके साथ बनाता है आपका क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम 77 नंबर चेक करते हैं। देखिए 77 नंबर में क्या है कि 77 हो गया ना, 76, अच्छा 76 का बी नंबर होगा, याद रखिएगा ब्रॉन्ज जो बताए थे, और इसका जो हो जाएगा 77 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि हम 78 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में, देखिए इसका जो ऑप्शन है 78 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता। तो आपको याद रखना है Ag, कौन सा, Ag, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, सी नंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाता है क्या, गैंग। क्या कहलाता है, गैंग। अब देखिए, अब मतलब जो है किसी अयस्क समझते हैं बहुत सारे माइन से निकला हुआ पदार्थ, तो वो जो उसमें जो अशुद्धि होता है, मिट्टी उट्टी लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी नंबर। जब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। देखिए कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे कॉपर ले लेते हैं। अगर यदि हम बात करते हैं, कॉपर नहीं मतलब कोई भी धातु ले ले, तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर जो मतलब कॉपर ही हो या कोई भी और धातु हो, तो याद रखिएगा उसमें तन्यता के कारण उसको तारीय बनाया जाता है। तन्यता मतलब वो क्या होता है, जब उसको खींचिएगा तो वो तिनाएगा। क्या होगा, तिनाएगा। इसी को हम कहते हैं कि तन्यता से जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब जो है फर्स्ट मॉडल सेट जो है कंप्लीट हुआ, और आगे दूसरा मॉडल सेट जो हम लेके आएंगे अगले दिन, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे।
ठीक है।